ना तो आइए, आप ही जैसे लोगों के लिए वो है तो। हाँ ठीक है। अभी गाड़ी घुमाने में चला एक दिन उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स टीम पे। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे और यहाँ पे कौन से बादशाह हुए हैं उनके बारे में समझेंगे। जैसे शुरू किए थे हम लोग तो देखे कि कैसे यहाँ पे सबसे पहले आक्रमणकारी आते हैं। उनमें पहला आक्रमणकारी थे, नाम आप लोग कमेंट करें। यस, मैं कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, तो पहला आक्रमणकारी जो उबैदुल्लाह थे और ये आक्रमण करते हैं 711 में। 711 में ही दूसरे आक्रमणकारी थे, उनका नाम था बुदैल। और 712 में आक्रमण करते हैं मोहम्मद बिन कासिम। तो ये लोग शुरुआती दौर में आक्रमण करते हैं भारत पे। फिर देखते हैं तुर्की आक्रमण होता है, उसमें अलप्तगीन जो कि गुजनी वंश के संस्थापक थे और उनके दामाद तथा दास जो थे सुबुक्तगीन, वो आते हैं और उनके पुत्र होते हैं महमूद गजनवी। तो तुर्की आक्रमण में ये देखे थे उन्होंने जो युद्ध लड़े थे, उसमें तराइन का युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर का लूटा जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो 16वां आक्रमण था उसमें। और 17वां आक्रमण अंतिम आक्रमण जो था मुल्तान और सिंध के साथ हुआ था 10 से 27 ईस्वी में। वहीं बात करें हम लोग सोमनाथ मंदिर आक्रमण की तो 10 से 25 ईस्वी में हुआ था। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत जिसका कालखंड है 1206 से 1526 तक, जब बाबर आता है इंडिया में 1526 में, उस समय तक चलता है ये दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो बात होगी वो होगा गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चलता है। इस कालखंड में कौन कौन से जो शासक हुए हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम हुआ करता है महमूद गजनवी का, और ये उसके राज दरबारियों में था शामिल। जैसे कुछ राज दरबारियों की बात करें हम लोग तो यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे राज दरबारी थे इसके दरबार में। उनमें से खारबक हो गया, ये खरमेल हो गया, इलाह हो गया, मुखरबा हो गया, यलदौज हुआ, कुतुबाचा ऐबक, ये सभी उसके राज दरबारियों में सेनापति का कार्य करते थे। तो इन सेनापतियों में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अगला शासक बनता है, जो 1206 से 1210 तक शासक बना रहता है। ऐबक को निशापुर के काजी थे एक फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़। तो ये जो होते हैं काजी साहब फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुफ़ी, इन्होंने इसको ख़रीदा था, ख़रीद करके अपने कामों में लगाया। और काजी के पुत्रों से गौरी ने ऐबक को ख़रीदा। तो जैसे ये काजी साहब होते हैं, ख़रीदते हैं ऐबक को, वहाँ से ऐबक को ये ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने पुत्रों के पास, यानी अपने पुत्रों को सौंप देते हैं। और उन पुत्रों ने इस ऐबक को बेच दिया। तो जब इसका फिर से खरीद फरोख्ती होता है तो गौरी ख़रीदता है, मोहम्मद गौरी जो ख़रीदता है। अब यहाँ ऐबक को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। उनमें से लाख बख्श हो गया, पील बख्श हो गया, हातिम द्वितीय हो गया और कुरान खां हो गया। तो ऐबक के बहुत आयत नाम हैं, उनमें लाख बख्श बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि लाख बख्श के नाम से किसको जानते हैं, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी के साथ ही इसको पील बख्श भी कहते हैं। तो पील बख्श का भी नाम याद रखेंगे। हातिम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं।
बहुत पहले एक टीवी सीरियल आता था हातिम ताई, तो वहाँ से रिलेट करेंगे तो शायद ये आपको याद रहेगा, हातिम ताई या हातिम द्वितीय, और कुरान खान के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। प्रोफेसर हबीबुल्लाह खां जो हैं, इन्होंने गुलाम वंश को ममलूक वंश की संज्ञा दी थी। तो प्रोफेसर साहब हबीबुल्लाह खां जो है ये कहते हैं गुलाम वंश जो है ममलूक वंश भी है, यानी इसमें ममलूक का मतलब होता है क्या, गुलाम। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक इलवारी तुर्क जाति के थे। तो ये तुर्की आक्रमण के बाद यहाँ जैसे अरबों का आगमन होता है, और ये जो लोग होते हैं ये लोग इलवारी तुर्की जाति के होते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और इसे पूर्ण जो कराने का श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है कि वो जब निर्माण करवा रहा था कुछ दिनों पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये आता है इल्तुतमिश कंप्लीट करवाता है, और फर्रुखसियर को देखते हैं हम लोग जो इसमें बाद में काम करवाता है। तो इसको कंप्लीट कराने का श्रेय किसको जाता है, इल्तुतमिश को। वहीं बात करें इसकी ऊंचाई की, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है 240 फीट या 73 मीटर भी बोल सकते हैं उसको। तो 240 फीट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 73 मीटर के अप्रॉक्स आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुब मीनार बख्तियार काकी के शिष्य थे। अब जो इल्तुतमिश है या ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये दोनों जो हैं बख्तियार काकी होते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होते हैं, उनके शिष्य होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों उनके शिष्य थे, और इन्हीं सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार नाम रखा गया, और वहीं से इसका नाम भी कुतुबुद्दीन ऐबक पड़ा था, क्योंकि इसका नाम तो पहले ऐबक ही था। जब ये दरबार में होता था, यानी सेनापति था जब ये महमूद गजनवी का, तो उस समय इसका नाम ऐबक होता था। लेकिन जब ये बाद में अपना सत्ता हस्तांतरण किया तो उस समय ये अपना नाम सुधार करता है और कुतुबुद्दीन ऐबक कहना पसंद करता है। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। इसके निर्माण में भी जो है योगदान है कुतुबुद्दीन ऐबक का ही है। तो ऐबक ने ये 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में है अजमेर, और वहीं पे करवाया है। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई है इसने। तो दिल्ली की बात करें तो वहाँ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, उसका निर्माण करता भी यही व्यक्ति है। भारत में सुल्तान की जो उपाधि है, इसका प्रचलन तुर्कों ने ही शुरू किया था। तो सुल्तान जो एक उपाधि दी जा रही है शासकों को, तो इन्हीं तुर्की शासकों ने ही इसको शुरू किया था। गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक उसके भारतीय प्रदेशों का शासक हुआ था तथा 25 जून 1206 को सिंहासन रूढ़ हुआ। ये जैसे गौरी जैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके बाद यही जो व्यक्ति है सत्ता पे आया, और 25 जून 1206 को ये सत्ता पे आया था। जब ये सत्ता पे आया तो उस समय लाहौर ऐबक की राजधानी हुआ करती थी। तो जिस इलाके में शासन कर रहा था, इसकी राजधानी थी लाहौर। अब आगे बात करें हम लोग, तो उसके राज्य को 1208 ईस्वी में गजनी के शासक महमूद द्वितीय ने मान्यता प्राप्त की थी। तो महमूद जो सेकंड थे, गजनी के शासक थे। जैसे महमूद गजनवी के बाद वाले शासक जो हुए, उसमें महमूद सेकंड आते हैं यहाँ गजनी के शासक, और उन्होंने बोला कि हाँ चलो ऐबक, अब तुम भारत पे शासन कर रहे हो तो हम तुमको वहाँ का राजा मानते हैं। ऐबक ने ताजुद्दीन याल्दौज की पुत्री से विवाह किया तथा नसरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह किया। तो 2 नाम इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एक पहला कि इसने ताजुद्दीन याल्दौज की पुत्री से विवाह किया, दूसरा इसने अपनी बहन की भी शादी की। किससे? तो नसरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन की शादी की। ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई, और जब मृत्यु होती है तो ये उस समय चौगान यानी पोलो एक गेम होता है, जिस पे हम देखते हैं कि घोड़ा पे लोग चढ़ के एक डंडा के सहारे एक बॉल को हिट करते हैं, मारते हैं। तो चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर गया
और उसी दौरान इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी राजधानी थी लाहौर और उसी लाहौर में इसको दफन कर दिया गया। तो इसका जो शव है कहाँ दफन हुआ है, वो है लाहौर में। फ़क़रे मुदव्विर तथा हसन निजामी ऐबक के दरबार में रहते थे। तो फ़क़रे मुजव्विर तथा हसन ही निमाजी जो है, निजामी है, वो ऐबक के ही दरबार में रहा करते थे। ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्ति मिली थी। जैसे कि जब ये 1206 में शासक बनता है तो उस समय भी इस पे आधिपत्य होता था वहाँ तुर्की के शासकों का, यानी जो गजनी में शासन चल रहा था उन लोगों का आधिपत्य इस पे था। लेकिन 1208 में उस दास्ता से इसको मुक्ति मिल गई और गौरी के उत्तराधिकारी गैसुद्दीन से मुक्ति पत्र इसको प्राप्त हुआ। तो गौरी के जो उत्तराधिकारी हुए गैसुद्दीन, उन्होंने इसको एक प्रमाण पत्र दिया कि चलो मोहम्मद कुतुबुद्दीन, आज से तुम दास की श्रेणी से बाहर हो, अब तुम स्वतंत्र शासक हो। अब इसके बाद बात करें हम लोग इल्तुतमिश की, तो कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश ने कैसे शासन को आगे संभाला, ये बातें जानेंगे।